फर्स्ट ईयर तो मेरे प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुए, इजी टू इजी पेपर नहीं क्लियर हुए। मैंने कहा है भगवान, मैं मॉक टेस्ट का जब कहीं नहीं क्लियर कर पा रही हूँ तो एग्जाम में क्या होगा। फिर जब मैंने एग्जाम देखा तो एग्जाम का जो लेवल था वो उससे थोड़ा डाउन था। फिर मुझे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था कि थैंक गॉड मैंने इतना टफ मॉक लगाया है कि अब मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं मेंटली काफी डिस्टर्ब थी, लेकिन मुझे इंटरव्यू देना था क्योंकि मैंने मेंस क्लियर किया था, तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। लेकिन मैं इंटरव्यू देने गई। ऐसे गलतियां बहुत लोग करते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम किया था और मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम मिला था एसबीआई क्लर्क में इसके लिए। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या पढ़ूं। टाइम मैंने आपकी मैराथन देखी थी, 6 आवर्स वाली, उस मैराथन को देखा और मैंने लास्ट ईयर की भी मैराथन देखी थी जो लास्ट ईयर आपने वीडियो अपलोड किए थे। तो से मेरे क्वांट अच्छा हुआ था। एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइड मी। सो आज हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस आयुषी श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी हाल ही में आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर किया है। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं आप लोगों को मैं बता दूं, अयोध्या से, तो जहाँ भी राम मंदिर बनने वाला है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आयुषी। कहाँ तक पहुंचा राम मंदिर थैंक का यू काम? मैम। मैम अब 22 जनवरी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे, सो अब काफी अच्छा। प्रॉपरली उनकी तो आप जा मूर्ति रहे हो? स्थापित कर दी जाएगी। आप जा रहे हो? नहीं मैम, मैं नहीं जा पाऊंगी। अलाउ नहीं है, बहुत ज्यादा बैरिकेटिंग्स हैं। चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बधाइयाँ देना चाहूंगी आरआरबी पीओ के लिए। तो इस थैंक यू मैम। जर्नी को हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे ताकि और एस्पिरेंट्स आपकी जो भी जर्नी है उससे कुछ फायदा ले पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गाइज आप लोगों को ये बता दूं कि आयुषी ने थर्ड ईयर में ये अपना एग्जाम क्लियर किया हुआ है और अभी इनकी जो उम्र है वो सिर्फ 22 साल की है। काफी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इनकी लाइफ में रही और दूसरी चीज आसपास कोई गाइडेंस ना होने की वजह से इनको ये टाइम लगा, राइट। आप में से भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे बट प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से आपको भी सामना करना पड़ता है फेलियर का। तो सबसे पहले आयुषी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ग्रेजुएशन जो किया हुआ है बीकॉम किया हुआ है, राइट। यस मैम। तो ग्रेजुएशन के किस ईयर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी? मैम फाइनल एग्जाम के बाद, ओके, थर्ड फाइनल ईयर के। एग्जाम के बाद। ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगी कि आपने जैसे अपने बेसिक्स पे वर्क करना स्टार्ट किया तो कितना टाइम लिया, और उसके बाद ये जो जर्नी रही इसमें आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि आपको 3 साल लग गए इस एग्जाम को क्लियर करने में? मैम मुझे 6 to 7 मंथ्स लगे बेसिक्स क्लियर करने के लिए। और बेसिक क्लियर करने के बाद मुझे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं पता था कि मतलब मैं कौन से मॉक यूज करूं, एग्जाम लेवल के मॉक क्या है मुझे नहीं पता था। तो ओके। मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए, बट फिर मैंने जब एग्जाम दिया तो लेवल में काफी डिफरेंस लगा। मेरे मॉक में तो मार्क्स अच्छे आते थे, बट रियल एग्जाम में मैं वो नहीं कर पाती थी। तो सबसे फिर बड़ा धोखा। मैंने और कोशिश। यस मैम, मेरे फर्स्ट ईयर तो मेरे प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुए, इजी टू इजी पेपर नहीं क्लियर हुए। फिर उसके बाद मैंने दूसरे उस मॉक टेस्ट सीरीज को ट्राई किया, फिर प्रीलिम्स क्लियर होना शुरू हो गए। लेकिन फिर मेंस के लिए मैंने गाइडली को फॉलो किया, क्योंकि ओके। मैंने देखा कि मतलब लोग कह रहे हैं कि काफी टफ लेवल का मॉक है, तो मैंने कहा कि इजी लेवल तो करके देख लिया, नहीं क्लियर हुआ प्रीलिम्स, अब टफ करके देखती हूँ और टाइम भी है। तो फिर मैंने धीरे धीरे टफ लेवल स्टार्ट किया और मैंने मेंस के लिए उसके मॉक लगाए। फिर लास्ट में मेरे मेंस क्लियर हुए, बट मेंस में मार्क्स बहुत ज्यादा ना होने की वजह से मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर मैंने लास्ट ईयर अप्रैल से ही अपने मेंस की स्ट्रेटजी मतलब कंटिन्यू रखी। फिर मैंने मेंस के मॉक देती थी, प्री के मॉक्स मैंने जून से देना स्टार्ट किया जब एग्जाम की डेट आ गई। फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के दिए और फिर मैंने प्रीलिम्स के लिए 14 to 15 मॉक्स दिए थे पर पेपर। एंड फिर मेंस के लिए मैंने गाइडली की दो दो मॉक टेस्ट सीरीज खरीदी थी। एक तो पीडीएफ बंडल लिया था पूरा, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट जो 10 मॉक टेस्ट होते हैं। ओके। तो आप मैम मॉक कैसे? टेस्ट में मैं कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाती थी ओके। गाइडली की, क्योंकि इतने हाई लेवल के थे। तो मैंने कहा "हे भगवान, मैं मॉक टेस्ट का जब कहीं नहीं क्लियर कर पा रही हूँ तो एग्जाम में क्या होगा। फिर जब मैंने एग्जाम देखा तो एग्जाम का जो लेवल था वो उससे थोड़ा डाउन था। फिर मुझे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था कि थैंक गॉड मैंने इतना टफ मॉक लगाया है कि अब मुझे डर नहीं लग रहा है एग्जाम में। मतलब तो स्टार्टिंग इसका में मुझे लिटिल बिट सारे ही एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी अच्छी चीज पे स्विच करते हो तो स्टार्टिंग में आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते, बट वो कहते हैं ना कि दवा जितनी कड़वी होती है उतना ज्यादा असर करती है।
तो वही बात यहाँ पर भी यस। है कि आपको इसलिए इस तरह के लेवल्स दिए जाते थे। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी आयुषी की, जैसे आपने जो प्रिपरेशन करी आपने बताया अभी, जैसे एक पॉइंट इनका मैं यहाँ उठाना चाहूंगी कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं कि लाइक मेरी तो पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रही या कर पा रहा। तो आयुषी के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आयुषी ने भी जो लास्ट टाइम इनका जो इंटरव्यू टाइम था आरआरबी पीओ का, वो काफी क्रिटिकल था। तो अगर आप चाहो तो उस पॉइंट को शेयर कर सकते हो। लास्ट के 4 मंथ्स पहले मेरे फादर का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से मेरे इंटरव्यू पे काफी इफेक्ट पड़ा था। मैं मेंटली काफी डिस्टर्ब थी, लेकिन मुझे इंटरव्यू देना था क्योंकि मैंने मेंस क्लियर किया था। तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, लेकिन मैं इंटरव्यू देने गई फिंगर क्रॉस करके कि मुझे जाना है। फिर मैंने दिया इंटरव्यू, लेकिन फाइनली इंटरव्यूअर मेरे आंसर से इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे 76 मार्क्स दिए इंटरव्यू में। तो और मतलब आपने उस इंटरव्यू दिया, नहीं टफ टाइम हाँ, आता है उन्हें लाइफ में। बहुत बट प्राउड फील हो वही रहा है। प्राउड फील हो रहा है, बट मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। आप कैसे उस एटीट्यूड के साथ उसे हैंडल करते हो उस पॉइंट को, वो यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके सामने, राइट। तो लाइफ में सबके अप एंड डाउन चलते रहते हैं। आप लोग इसी चीज से परेशान हो जाते हो, यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, उन्होंने भी फेलियर फेस किया हुआ है, थर्ड ईयर में क्लियर किया, दैट मीन्स कहीं प्रीलिम्स नहीं निकला, कभी उनका मेंस नहीं निकला, कभी फाइनल नहीं निकला, बट फाइनली सिलेक्टेड हैं वो, राइट। तो ये खुशी भी कुछ अलग ही होती है, राइट। काफी टाइम बाद जब हम यस किसी मैम, चीज को बहुत ज्यादा खुशी थी। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मतलब लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, तो ये टफ टाइम भी चला जाएगा। बहुत ऐसा नहीं सही कि बात, परमानेंट है। बहुत बड़ी और बात मेरे है ये। फादर को बहुत प्राउड फील हुआ जब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इतने टफ टाइम में इंटरव्यू दे के आई और हम्म, फाइनली सिलेक्ट भी हो गई। नहीं तो बहुत अच्छी नाउ बात ही इज है। फीलिंग वेरी प्राउड। बहुत अच्छी चीज है आयुषी की। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उनका जो स्माइलिंग फेस है एंड हर सिचुएशन में, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दे रहा है इस टाइम पे, कि लाइक अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे एस्पिरेंट या फिर बैंकर से, अभी तो बैंकर हो चुकी है, तो उससे बात कर रहे हैं। और मतलब 22 साल की उम्र में इतना मैच्योरिटी होना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, कि आप जान रहे हो कि नथिंग इज परमानेंट। यही मैं लोगों को बोलती हूँ कि नथिंग इज परमानेंट, जो भी टाइम है वो बीत जाएगा, आगे बढ़ो, है ना। होता है। तो अभी जैसे कि मैं बात करूं आयुषी, जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन, आपने बोला कि आपने मेंस की प्रिपरेशन अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी, तो आप इन लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि ये जो लोग अभी सिर्फ प्री में पड़े रहते हैं, कि इन्हें अगर सिलेक्शन 6 महीने में या 1 साल में चाहिए, तो आप क्या एक सजेशन देना चाहोगे? देखिए, आप लोग ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि हम सेलेक्ट ही हो जाएंगे 6 महीने में। लेकिन हाँ, ये है कि आप प्रॉपर डेडिकेशन से मेंस की प्रिपरेशन पहले ही करिए, क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप जब मेंस पढ़ते हो तो आप उसको थोरोली पढ़ते हो। कोई भी टॉपिक है, मेंस है, तो वो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे आप। तो प्रीलिम्स में एक मिड लेवल आता है, तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आपकी एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप 15 डेज पहले भी दो दो मॉक डेली लगाना स्टार्ट कर देंगे तो स्पीड आपकी बन जाएगी। लेकिन मेंस के लिए आपको थॉरो नॉलेज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस में स्पीड और एक्यूरेसी तो रहती है, लेकिन स्पीड का उतना इश्यू रहता है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन प्रीलिम्स में आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए बिल्कुल। आप मेंस की प्रिपरेशन जो अप्रैल से जून तक आप मेंस करिए। फिर एग्जाम्स तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त की स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं, तो आप जुलाई से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। फिर जब एग्जाम खत्म हो तो फिर आप मेंस के लिए लग जाइए। अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर लेंगे तो आपको वेट नहीं करना चाहिए रिजल्ट का, क्योंकि बिल्कुल। ऐसे गलतियां बहुत लोग करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम किया था और मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम मिला था एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या पढूं। बिल्कुल इसलिए अगर ऐसा ही आपको होता लगता है, है, ऐसा ही होता है। तो अभी मैं आपसे थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पूछूंगी आयुषी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कंप्यूटर के लिए और इंग्लिश सेक्शन के लिए, कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था मेंस के मैम कंप्यूटर तो जैसे मेरा एकेडमिक में था, तो मैंने काफी थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, तो मुझे कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मेरे पास जैसे गाइडली का बंडल था, तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे पूरे पीडीएफ, तो उसको मैं क्विज सॉल्व करती थी लिए? देखने के लिए कि मतलब मैं किस लेवल पे हूँ इस टाइम। ओके, तो कितने मार्क्स आए और थे मैथ्स फिर? के लिए मैम 29 आए थे।
ओके, उसको दैट इज हाफ कर देंगे तो 14.5 था। एंड जनरल अवेयरनेस का क्या सीन रहा, आप बताना चाहेंगे? मैं जीए तो अनएक्सपेक्टेड ही रहती है हमेशा। ओके। मैंने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मैंने प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे, लेकिन फिर भी जीए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो जीए तो फिर आपके ऊपर ही है कि आपका अगर आपने जो पढ़ा वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मतलब जीए में आप कुछ कुछ खास नहीं बताना चाहेंगे, इट्स ओके। तो अभी अब चलते हैं, जो मेजर पार्ट आते हैं आपके एप्टीट्यूड सेक्शन, दैट इज क्वांट सेक्शन, जो कि हम सबको पता है, प्री हो या मेंस हो, आपका 2022 के एग्जाम हुए या 23 के एग्जाम हुए, क्वांट कैलकुलेटिव भी था और मेंस के में भी अच्छे लेवल का आया था। तो आपने कैसे इसको हैंडल किया? मैम क्वांट मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर दिया था उसमें मैंने ये देख लिया था कि अब क्वांट किस तरफ जा रहा है। तो ओके। उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट फाइंड करने वाला वो, तो मैंने फिर कहा कि ये बहुत आ रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक लॉस ब्लैक पॉइंट था लास्ट ईयर, इसकी वजह से मैं कर ही नहीं पाई। फिर मैंने वीडियोस देखे, मैं तो मैम को ही फॉलो करती थी, तो मैं तो मैम को ही देखती थी बस, और अच्छा, मैम तो सॉल्व भी करवाती थी वैसे ही क्वेश्चन। तो आपने तो मतलब कौन क्वांट कौन से की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे? टाइम मैंने आपकी मैराथन देखी थी 6 आवर्स वाली, उस मैराथन को देखा, और मैंने लास्ट ईयर की भी मैराथन देखी थी जो लास्ट ईयर आपने वीडियो अपलोड किए थे, से मेरे क्वांट अच्छा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज यही आती है कि आप किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो और प्रॉपर क्या कंटेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। आपको नहीं लगता है ऐसा कि कंटेंट वैरायटी भी बहुत मैटर करती है किसी सिलेक्शन के लिए? क्योंकि जब तक आप अच्छा कंटेंट प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। डजेंट मैटर आपने कितने आवर्स दिए हुए हैं, राइट? तो यही चीज होती है। और इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अर्थमेटिक को कैसे स्ट्रॉन्ग किया था? फॉर एग्जांपल डीआई आती है मेंस में, अर्थमेटिक आती है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि इन पोर्शन को आपने कैसे स्ट्रॉन्ग? मैम पहले तो आप अर्थमेटिक के एक एक टॉपिक को प्रॉपरली थोड़ा स्टडी करिए, उसके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उतने क्वेश्चंस लगाइए, रिलेट करके क्वेश्चंस फ्रेम करके सॉल्व करिए। बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, जो आप फॉलो करते हैं उन्हें भी देख सकते हैं आप, क्योंकि पहले आप अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करिए, फिर उसके बाद आप उससे रिलेटेड डीआई। अभी इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी आयुषी कि अभी आपकी जॉब लगेगी तो आप फर्स्ट सैलरी किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? फादर को ही पहले शो करूंगी ये चलो, अच्छी बात कि है आप। मैं अपने फादर से ज्यादा वो हूँ, क्लोज हूँ। होता भी है, गर्ल्स का बहुत ज्यादा होता है फादर से अटैचमेंट, डॉटर का। मेरा भी बहुत है पापा से। तो अच्छी चीज है ये कि, एंड विश यू गुड लक फॉर दिस। और इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि लास्ट में आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को, कि जो उनको बिल्कुल अभी से फॉलो करना चाहिए अगर वो प्रिपेयर कर? अभी तो मैम मार्च के बाद शिक्षा भी तो टेस्ट वगैरह रिजल्ट है, तो मुझे तो नहीं लगता कि टेस्ट अभी से स्टार्ट कर देगा, इवन मैं खुद नहीं स्टार्ट करती जब तक रिजल्ट नहीं आता। ओके, वो ओके। एक ह्यूमन नेचर का है, इनका वो वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का। तो अगर मे भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप अप्रैल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, डिमोटिवेट मत होइए कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, हो सकता है आप कहीं लैग कर गए हो। तो आप बिल्कुल। अप्रैल से ही टॉपिक टू टॉपिक आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका आप डीप स्टडी करिए प्रॉपर, मतलब कुछ छूटे ना आपकी तरफ से, ना कुछ छूटे, क्योंकि आप 2-4 मंथ प्रॉपर मिलेंगे, उसके बाद तो फिर बैक टू बैक एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप मेंस पहले ही पढ़ लीजिए ताकि आपको मेंस के लिए दिक्कत ना हो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है मेंस के लिए, उस टाइम बस सब जीए ही रिवाइज करते हैं, बाकी बिल्कुल, सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ पाता, बिल्कुल सही बात उन्होंने यहाँ पर बोली है कि आपको इसलिए प्री बाकी मेंस के सब्जेक्ट्स बीच को में पहले से ही स्टडी कर। पहले से ही पढ़िए, बैलेंस करके चलिए, मेंस की तैयारी पहले से करिए, ताकि आपका वेटेज जो है और आपका जो हम्म। डर है वो प्रीलिम्स में भी खत्म होगा। क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करोगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आप प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा करके आओगे। प्रीलिम्स में क्या है, सिर्फ मॉक देना है और स्पीड बढ़ानी है। अगर आपने मेंस रेडी कर रखा है तो यही 2 पॉइंट्स बचते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच यस आयुषी, बहुत मैम। अच्छा लगा आपसे बात करके यहाँ पर, और काफी अच्छी चीजें इन्होंने बताई। आप कैसे, देख लो गाइस, सबसे बड़ी बात यही होती है लाइफ में, प्रॉब्लम सबके है, आप कैसे टैकल करके आगे बढ़ते हो। अगर आपको अच्छे दिन कहते ना चाहिए तो खुद ही लड़ना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि है, ठीक है। और वो भी एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए, तो ऐसा नहीं है आज बुरे दिन है कल अच्छे भी आएंगे, और फेलियर है तो सक्सेस भी मिलेगी।
दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहुत यस सगे मैम, अंदर से संबंधी हैं। पॉजिटिव रहें, बाकी आप रिलेटिव्स की बातें ना सुने, क्योंकि सब तो पूछते ही रहते हैं कब सिलेक्शन होगा कब होगा, तो इग्नोर देम। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ उन्होंने बोली। तो बहुत अच्छा लगा आयुषी आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर। मैम मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं आपसे इंटरेक्ट होना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा इंटरव्यू आप ही लें, क्योंकि मैं अच्छा, आपको वीडियो में हमेशा देखती थी। मैं सोचती थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी तो मैं मैम से बिल्कुल बात करूंगी एकदम डायरेक्ट, और फिर नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई तो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी इस तरीके से जब कोई सेलेक्ट होके आता है, कोई बोलता है पीओ में सेलेक्ट हो गया या क्लर्क में सेलेक्ट हो गया, और फिर उनसे बात करो ना, और क्योंकि हमारा भी तो वर्क ऐसा है ना, हम आपको देख नहीं सकते, आप तो हमें देख सकते हो, बट हम आपको तभी देख पाते हैं जब आप सेलेक्ट होते हो, क्योंकि तभी हमारा इंटरेक्शन हो पाता है इंटरव्यू के थ्रू। तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती यस है। पर मैम। और इतनी अच्छी जगह से हो, अयोध्या से, और इतना सब फेस करके आप आगे बढ़े हो, तो ऑल द बेस्ट है फ्यूचर के लिए। और अभी अभी आयुषी, आप 22 साल के, आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, पता है आपको। मतलब अभी तो शुरुआत है आपकी, अभी थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारी गुड विशेष हैं आपके लिए, थैंक एंड यू सो मच। बहुत मतलब कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। और मुझे मतलब ऐसी वाइब आ रही है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो और रुकना मत। मैं यही बोलूंगी कि आगे कुछ बहुत बड़ा कर, ये नहीं कि बस आरआरबी पीओ एंड ओके, कुछ थैंक यू बड़ा सो मच करना मैम। है।